नमस्कार बच्चों, आज हम कुछ रोचक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर बच्चों के सामने 10वीं पास करने के बाद 10th के बाद यदि वे कला संकाय चूज़ करते हैं, आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, तो उनके सामने कुछ विषयों के चयन की समस्या आती है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम कला संकाय तो ले लेते हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट्स कौन से लें। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और आगे भविष्य में उनको कला संकाय में अच्छा जो रोज़गार मिले और जीवन में कुछ करें, तो इसलिए उन्हें सब्जेक्ट्स भी अपने हिसाब से चुनने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो वो कला संकाय में ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो पारंपरिक सब्जेक्ट्स जो आते हैं, जैसे कि आपके पास इतिहास, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय हैं जो पारंपरिक विषय हैं। लेकिन इनसे हटके कुछ नए विषय भी जो है आज के समय के हिसाब से जोड़े गए हैं, जिनमें आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आता है और उसके साथ मैथ्स भी, कई गणित भी ले सकते हैं और एक नया विषय साइकोलॉजी भी उसमें ऐड किया गया है। और आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र बहुत ही रोचक और नवीन डायनामिक सब्जेक्ट है और ये साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी है। कैसे, ये हम इसको जब पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और तो आपको बिल्कुल आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्यों हमें आर्ट्स में लेना चाहिए। ये आर्ट्स में ही नहीं बल्कि आपको कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स एक ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। जो बच्चे कॉमर्स से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी ये आपके लिए अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट्स है। जितना सुनने में मुश्किल लगता है उतना ये पढ़ने में आसान है। और ये साइंस से जुड़ा हुआ, जहाँ गणित के जो सम्स हैं उनके द्वारा इसके जो थ्योरीज हैं वो प्रूव की जाती हैं। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में और जानकारी आपसे साझा करते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। बच्चों, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए निकलते हो या किसी और काम से निकलते हो, तो आप अपने चारों तरफ के वातावरण में देखते हो कि आसपास कई आपकी माता पिता बाहर काम करने के लिए निकलते हैं या आपके आसपास लोग यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। कोई सुबह काम करने के लिए जाता है, कोई कहीं जो जाता है कमाने के लिए, कोई कहीं जाता है। तो ऐसे आप इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं देखते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके टीचर भी आते हैं। उसके बाद आप देखते हैं आसपास कोई बैंक होगा, बैंक भी कोई काम करने जाता है, वहाँ पर बैंक में कर्मचारी होते हैं। इसके साथ साथ आप दुकानें देख सकते हैं कि दुकान भी आसपास बहुत सारी आती हैं। और फैक्ट्री, कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर उत्पादन होता है, चीज़ें बनती हैं। इसके बाद आपके रेलवेज़ भी होते हैं, बस स्टेशंस होते हैं और मॉल्स, यानी कि कई तरह की नाना प्रकार की संस्थाएं या ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। ये सभी कुल मिला के इकोनॉमी कहलाते हैं। तो ये इकोनॉमी का हिस्सा है जहाँ पर लोग पैसा कमाते हैं और काम जनरेट होता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में समाहित होते हैं। किसी भी देश की या किसी एक एरिया की इकोनॉमी, बड़े क्षेत्र में अगर हम देखें तो वो देश कहलाता है, या उससे भी पूरे विश्व की इकोनॉमी, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरा विश्व जो है एक इकोनॉमी के तौर पर भी माना जाता है। जो कुछ संस्थाएं आपके लोकल लेवल पर, कुछ देश पर और कुछ विश्व स्तर पर संस्थाएं इस तरह होती हैं। तो इन सभी में एक प्रोसेस काम करता है। एक प्रोसेस के तहत ये सभी एक्टिव होती हैं, यानी कि इनमें किसी न किसी तरह का काम चलता रहता है। वो क्या काम चलता है, तो यहाँ देखिए, कुछ लोग तो वहाँ जो है इन संस्थाओं में काम देते हैं और कुछ काम लेते हैं और काम के बदले में उन्हें पैसा प्राप्त होता है, मनी, या फिर उनके उत्पादन का या सर्विसेज का जो है। अब यहाँ देखिए वो क्या प्रोसेस हैं जो इकोनॉमी में चलते हैं। वो है उत्पादन।
कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर उत्पादन होता है किस चीज़ का, कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो दृश्य भी होती है और अदृश्य होती है। दो तरह की वस्तुएं वहाँ पर होती है, दृश्य और अदृश्य। जैसे कि ये पेन जहाँ बनता है वो दृश्य हो गया, क्योंकि ये पेन आपको दिखाई दे रहा है और ये पेन बन के आपके पास आया है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये अदृश्य होती है, ये सेवाएं होती है, ये वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती। तो इस तरह दृश्य और अदृश्य तरह की वस्तुएं बनती हैं। तो जहाँ पर ये बनती है वो उत्पादन क्षेत्र होता है। वो जो उत्पादित होता है वो दूसरा उसे विक्रेता या क्रेता, दूसरा उसे जो व्यक्तिगत रूप पे, हाउस होल्ड उसे हम कहते हैं, व्यक्तिगत रूप पे या संस्थाएं उसे इस्तेमाल करती हैं, वो उपभोग की श्रेणी में आता है। तो वहाँ पर भी जो है जो पहली संस्था है वो उत्पादन करती है और वहाँ दूसरी संस्था उसे उपभोग करती है। तीसरा निवेश क्षेत्र, निवेश का प्रोसेस साथ साथ चलता है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, भविष्य में लाभ के लिए जो है आज उस चीज़ को बनाया जाता है या उसमें पैसा लगाया जाता है। विनिमय, तीसरा विनिमय यानी कि प्रोसेस होता है एक्सचेंज का, वस्तुओं का एक जो स्वामित्व है। जैसे ये पेन बनाया गया और ये किसी यहाँ बनाया गया और किसी ने उसको उपभोग किया, कोई उसे खरीदना चाहता है। और तीसरा उसमें इसको आगे बनाने में किसी ने निवेश किया, पैसा लगाया या उसको उत्पादन के लिए आगे की भविष्य में इससे हमें लाभ हो या हमें सुरक्षा महसूस हो, तो इस वजह से ये चीज़ बनाया गया और इसमें इसका एक्सचेंज हुआ, विनिमय हुआ। तो ये प्रोसेस जो है पूरी इकोनॉमी में लगातार चलते रहते हैं, चाहे वो एक छोटे से क्षेत्र में चले चाहे बहुत बड़े क्षेत्र में चले। तो यहाँ दो तरह के क्रेता और विक्रेता, मतलब आदान प्रदान होता रहता है और इसका माध्यम बनता है मनी यानी कि वेल्थ। तो ये प्रोसेस जो है इकोनॉमी में चलते रहते हैं और ये चलने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये सब प्रोसेस अगर लगातार इकोनॉमी में चलते रहें तो इसमें इकोनॉमिक जो है मंदी नहीं पड़ती। अगर ये प्रोसेस कम हो जाए, जहाँ ये प्रोसेस नहीं चले गए, ये चार जो हमने प्रोसेस पढ़े वो नहीं चलेंगे, तो वहाँ पर जो है आप देखेंगे जैसे कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो वहाँ पर ये जो चार हमने प्रोसेस जो है वो उनमें गति में कमी आ गई थी। तो इससे बहुत सारी समस्याएं इकोनॉमी में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं जो है इन प्रोसेस के द्वारा चलती रहती हैं। और आर्थिक क्रियाएं कौन करते? वहाँ रहने वाले जो निवासी हैं वो करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इस इकोनॉमी के बारे में, इस अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को, उस स्टडी को हम कहते हैं, एक विषय का नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र आप देखेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द क्या है? ऑइकोस और नोमोस। ऑइकोस और नोमोस ये एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। ऑइकोस यानी हाउस होल्ड, यानी समाज में जो परिवार, इंडिविजुअल या परिवार के रूप में रहते हैं, या समाज या देश या विश्व, वो ऑइकोस की श्रेणी में आते हैं। और उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो मैनेज करता है, मेंटेन करता है, और उसको मेंटेनेंस को या मैनेजमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो वो नोमोस कहा जाता है। तो ये ऑइकोस और नोमोस मिलाकर इकोनॉमिक्स बनाते हैं। परिवार का मुखिया कैसे उन संसाधनों को अपने पास, जो परिवार के जो संसाधन है या परिवार की जो आय है, उसको किस तरह वो जो है मेंटेन करता है और प्रबंधन करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्यों प्रबंधन करेगा वो? क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की? क्योंकि आप देखिए कि किसी भी, हमारा जो समाज है वो परिवार के रूप में बंधा हुआ है और हर परिवार की अपनी ज़रूरतें हैं। जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे संसाधन भी जो है वो सीमित है। अगर जनसंख्या कम हो, संसाधन बहुत ज़्यादा हो, जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? जब हमारी जो इच्छाएं हैं, नीड्स, वांट, डिज़ायर, वो इच्छाएं हमारी असीमित है और असीमित
बढ़ती जनसंख्या के साथ और भी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन जो संसाधन है वो सीमित है। देश के या समाज के संसाधन वो सीमित हैं। तो इन सीमित संसाधनों का जो है एक इंडिविजुअल परिवार के स्तर पर या फिर समाज या देश के स्तर पर या विश्व के स्तर पर हम इनको उत्पादन किया जाए, किस तरह उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यानी कि वितरण किया जाए, और कैसे उसको क्या अपनाकर प्रोडक्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो समान रूप से चले और लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। तो ये सब जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। यह भूगोल व साइकोलॉजी की तरह मानव विज्ञान से जुड़ा विषय है। समाज में लोग अपने जीवन यापन के लिए इस तरह की विभिन्न गतिविधियों से जो है वो जुड़े हुए हैं, और इन गतिविधियों का अध्ययन व्यक्तिगत, सामुदायिक, देश व विश्व स्तर पर जो है अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। अब देखेंगे कि अर्थशास्त्र को अगर हम लोकल लेवल पे पढ़ें या इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर अगर उसका अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जहाँ पर कोई थ्योरीज इंडिविजुअल लेवल पे बनाई जाती हैं। लेकिन जब हम बड़ी समस्याओं विश्व स्तर पर या देश के या बड़ी इकोनॉमी में, बड़े समाज में उसका अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये दो तरह के जो है अर्थशास्त्र के भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की वापस तरफ। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है और ये इसका जन्म कैसे हुआ, इसके जनक हम कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक जो है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ को मानते हैं। एडम स्मिथ ने यूरोप के ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने जब देखा यूरोप में पहले पारंपरिक तौर पे पूरे विश्व में खेती बाड़ी लोगों का और उससे जुड़े जो है कार्य वही उनकी क्रियाएं थी। तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो उस समय खेती बाड़ी से जुड़ी थी, बड़े साधारण से सिंपल से उनके रोजगार थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यानी कि औद्योगिकरण आया यूरोप में, तो वो जो क्रियाएं हैं वो थोड़ी सी जटिल हो गई। लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो गया और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन या एक नई तरह की इकोनॉमी आई। राजा महाराजाओं के राज हटने लगा और जो है राजनीतिक तौर पर भी जो प्रबंधन वो अलग तरह का हो गया। तो ऐसे समय में जो नए तरह के रोजगार आए, नए तरह की समस्याएं आई, तो उसका जिक्र एडम स्मिथ ने अपनी किताब में किया, एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनकी किताब थी जिसमें अगर आप देखेंगे एनक्वायरी करना, पढ़ना, उसके बारे में जानना, नेचर कैसा उसका नेचर है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ, किसका, वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो मेन है वेल्थ ऑफ नेशन, किसी देश की, किसी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की वेल्थ, धन संपत्ति, संसाधन संबंधी, धन संबंधी जो उसका नेचर है, उसका सिग्निफिकेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ना, ये इकोनॉमिक्स कही जाती है। जिसमें आगे आने वाले समय में जो है वेल्थ के साथ साथ, संसाधनों के साथ साथ लोगों की क्रियाओं, उनकी भलाई और सतत विकास का भी ध्यान रखा गया। वो उसकी स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स में शामिल हुआ। तो अर्थशास्त्र हम देख सकते हैं कि क्या है, एक सामाजिक विज्ञान का विषय है जो दिन प्रतिदिन जो है मानव जीवन की अधिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और जैसे जैसे विश्व जो है बढ़ता जा रहा है, नई उसमें खोजें होती जा रही है, नई तकनीक, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, उनसे आर्थिक क्रियाएं भी और जटिल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थशास्त्र का विषय जो है और व्यापक होता जा रहा है और डेवलप होता जा रहा है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। क्योंकि वांट्स जो है सबके अनलिमिटेड है, एफर्ट्स यानी काम करना, काम करते हैं और फिर उनको सेटिस्फाई करना, और इसी से जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी कि आदान प्रदान, विनिमय होना गुड्स एंड सर्विसेज का, ये जो क्रियाएं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र का जो विषय है वो भी और व्यापक होता जा रहा है।
तो देखा बच्चों आपने, इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। किस तरह बड़ी आसानी से आपने जैसे अब समझ लिया, ऐसे ही आप आगे भी अर्थशास्त्र को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अर्थशास्त्र को अपने जीवन और जीविका का विषय बनाएंगे। धन्यवाद।